हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में मैं वन शॉट में, ठीक है, पूरा जो चैप्टर है वो सभी चैप्टर के एक एक प्रश्नावली, एक एक प्रश्न को डिटेल में आपको समझा दूंगा, सिखा दूंगा। बाकी मैंने पूरा पहले ही पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 से लेकर 1.4 तक बताऊंगा। स्टार्टिंग में यूपी बोर्ड का होगा और एंड में बिहार बोर्ड का भी होगा, ठीक है। कुल मिल बिहार बोर्ड में तो पूरा सिलेबस है, यूपी बोर्ड में रिड्यूस सिलेबस है, तो दोनों की हल मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो सबसे पहले अगर बात करें वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है संख्या कितनी प्रकार की होती है, ठीक है। संख्या बेसिकली दो प्रकार की होती है, नंबर वन, नंबर टू। आपको सर दो दो तरीके की कौन सी होती है? एक होती है वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, और दूसरी होती है आपकी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है, काल्पनिक संख्या आपको कक्षा 11 से जानने को, सीखने को मिलती हैं, ठीक है। अगर मैं कॉन्सेप्ट समझाने की चेष्टा करूं, कोशिश करूं, तो अगर यहाँ पे मैं एक आपको क्वेश्चन दे दूं, हल करो, ठीक है, हल करो कि x² + 1 = 0, एक्स का मान बताना है। तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, प्लस का एक इधर के माइनस का एक होगा और हम वर्गमूल निकाल देंगे प्लस माइनस में। तो जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे, अंडर रूट के अंदर माइनस आएगा और यहाँ आप आके रुक जाओगे। जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस आता है तो हम अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल पाते, और यहीं आ जाता है काल्पनिक मान का कॉन्सेप्ट। इस अंडर रूट में -1 का मान पता है क्या होता है? अंडर रूट -1 का मान होता है आयोटा, आई। इसे आप कक्षा 11 में डिटेल में पढ़ोगे। ये है इमेजरी नंबर्स, इसीलिए इसको आई से दर्शाया जाता है, इसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। कक्षा 11 में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, ठीक है। आप कहोगे सर कौन कौन सी? तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी परिमेय संख्या, जिसको थोड़ी देर बाद हम ये सीखने वाले हैं डिटेल में। एक परिमेय होती है और एक अपरिमेय होती है। अभी थोड़ी देर बाद आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा अभी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर है, किसे कहते हैं। तो जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों आती है। परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा, सिखा दूंगा मैं थोड़ी देर में, ठीक है। ये जो आपके सिलेबस में आता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसको जानने से पहले हमें दो चीजें जाननी बहुत जरूरी है। एक तो है भाज्य संख्या, ठीक है, एक जाननी जरूरी है कि भाज्य संख्या क्या होता है। एक हमें जाननी जरूरी है कि भाई अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक। अभाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या क्या होती है? दो से अधिक गुणनखंड होते हैं इसके पास, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, और इसमें क्या होता है, केवल केवल दो गुणनखंड होते हैं, ठीक। उदाहरण देता हूं मैं आपको, उदाहरण जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 4, यहाँ मैंने लिख दिया 6, यहाँ मैंने लिख दिया 2 और यहाँ मैंने लिख दिया 3। ये उदाहरण है। अब आप कहोगे सर गुणनखंड कौन से दिखाओ जरा, तो रुकिए अभी दिखाते हैं। देखो 4 किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 4 4 से भी कटेगा, और 4 1 से भी कटेगा। तो ये गुणनखंड हो गए 1 2 3। 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, यानी कि भाज्य। 6 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। 2 से अधिक गुणनखंड आ गए, भाज्य। मतलब वो संख्या जो किसी से विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। इसमें केवल 2 से ही कटेगा, जैसे 2 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा। 3 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब आते हैं प्रमेय पर। प्रमेय क्या कहती है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यह कहती है कि दुनिया में जितने भी आपकी भाज्य संख्या है उनको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इधर का उधर कर सकते हो, लेकिन जो एक्सप्रेशन होता है वो एकदम यूनिक होता है। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्रम को इधर उधर कर सकते हो, लेकिन ये क्या होता है?
अद्वितीय होता है। उदाहरण दूं मैं आपको, क्योंकि मैथ को समझने का सबसे आसान तरीका है उदाहरण। उदाहरण की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने यहाँ 15 लिख दिया, 15 को काटूंगा, 3 बचे 15, 5 कम 5, तो मैं 15 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 5 या फिर 5 गुणा 3, इट डजेंट मैटर। ठीक है, 3 एक बार ही आएगा, 5 एक बार ही आएगा, चाहे इधर आगे पीछे करने से गुणा फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपने यहाँ नोटिस किया होगा, ये 15 क्या है, ये 15 हमारी भाज्य संख्या है, क्योंकि ये दो संख्या से कट जा रही, 3 से भी कटा, 5 से भी कटा। ठीक है, ये है हमारी भाज्य संख्या। लेकिन ये 3 क्या है, ये 5 क्या है, ये 3 और ये जो 5 है, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ये क्या है, अभाज्य संख्या। तो दुनिया में का कोई भी भाज्य संख्या, उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यही प्रमेय कहता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, और इसी प्रमेय की मदद से अभी हम HCF LCM निकालना भी सीखेंगे। ठीक, तो पहले प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। मतलब अभाज्य गुणनखंड करना है। 140 का करो तो ये कटेगा 2 सत्ते 14, 0। फिर किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 2 3 6, 1 बचा, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। 140 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 2 बार, 5 है 1 बार और 7 है 1 बार। ये हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। सिंपल, कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा जरूर देखना है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, 156 है, तो कटेगा 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 सत्ते 14 ना, देखो 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, अब सही है। 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18, 3 से काटोगे, 3 एकम 3, 3 3 9 और 13 एकम 13। तो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 है 1 बार और 13 है 1 बार। ठीक, आराम से हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ, 3825 है, इसका करो। इकाई के स्थान में 5 है, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 3 बचा, 2 आ गया, 5 छंग 30, 2 बचा 25 हो गया, 5 बचे 25। ठीक है, 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 5 छंग 30। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 2 बचा, 5 बचे 25, 5 3 15। ठीक है, 3 से कटेगा, 3 ही बचे 15, 3 कम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 कम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21 और ये आ गया 17 एकम 17। तो देखो 3825, 5 सत्ते 35, 3 बचा, 5 छंग 30। ठीक है, तो ये लिख सकता हूँ, 5 कितनी बार है, 2 बार है, 3 कितनी बार है, 2 बार है और हमारा 17 1 बार है। ये हमें हमारा अभाज्य गुणनखंड आराम से मिल गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। इसका हमें गुणनखंड करना है, क्या है, 3 8 2 5। अभाज्य गुणनखंड करो, इकाई के स्थान पर 5 है, 5 से कटेगा, क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35। ठीक है, 3 बचा, 2 आ गया, 32 हो गया, 5 छंग 30, 2 बचा 25 हो गया, 5 बजे 25, काटो 5 से, 5 कम 5, 2 बजा 26 हो गया, 5 बजे। ठीक है, 5 बजे 25 और ये 1 बजा, 5 दिया 15। ठीक हो गया, 3 से कटेगा, 3 ही बचे 15, 3 कम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 कम 3, कितना बचा, 2 बचा, 21 हो गया, 3 सत्ते 21 और ये आ गया 17 एकम 17। ठीक है, तो मैं 3 8 2 5 को लिख सकता हूँ। 5 कितनी बार है, 2 बार, 3 है 2 बार और 17 है 1 बार। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 5005 किससे कटेगा, इकाई के स्थान पर 5 है, 5 से कटेगा, 5 कम 5 0 0, 5 कम 5 किससे कटेगा, 7 से,
सात एक कम सात, 3 बचा, 30 हो गया। सत चौको 28, 2 बचा, 7 तियाँ 21, 11 से कटेगा, 11 कम 11, 3 बचा, 11 तियाँ 33 एंड 13 एक कम 13। तो 5005 को मैं लिख सकता हूँ, 5 एक बार है, 7 एक बार है, 11 एक बार है और 13 एक बार है। इस तरीके से इसका मैं अभाज्य गुणनखंड कर सकता हूँ। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 4 2 9, इसका जो अभाज्य गुणनखंड होता है ना, वो तो बच्चों को रटा रटाया होता है, 23 19 17। ठीक, तो अगर मैं करके दिखाऊं तो ये पहले 23 से कटेगा। ठीक है, 23 23 दूनी 2 अंक लेंगे ना यहाँ पर, 23 दूनी 46, 23 तियाँ। ठीक है, 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, 3 तियाँ 9 और 3 दूनी 6, घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटाएंगे तो बचेगा 5 और पीछे से कितना आ गया, पीछे से आ गया 2। अब आ जाएगा 23 दूनी 46, कितनी बार गया यहाँ पर, हमारा 3 बार गया था ना, 3 बार गया था। अब 23 दूनी 46, 2 बार जाएगा, 46 घटाओगे तो कितना बचेगा, 12 में से आ गया 6 बचेगा, यहाँ से 9 आ गया, 23 तियाँ 69। ठीक है, अब कितने, अब किससे काटो, 19 से काटो। ठीक है, 19 से कम 19, ठीक है, 19 सत्ते, फिर कटेगा 17 एक कम 17। तो 7429 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 23 गुणा 19 गुणे 17। ये तीनों अभाज्य संख्या है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, आप आपके दिमाग में ये डाल लीजिए, अगर आपके पास दो संख्या है तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, साथ ही साथ इस टॉपिक पे ना मैंने डिटेल में भी और वीडियो बना रखा है, ये तो वन शॉट रिवीजन की तरफ देख रहे हो। अगर आपको डिटेल में जानना है इस पर भी मैंने ढेर सारे कॉन्सेप्ट और बता रखे हैं, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, हम जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे आपको पता है ना, अगर आपके पास कोई एलसीएम है और उसको आप एचसीएफ से भाग दोगे ना, तो भाग पूरा पूरा जाएगा, दशमलव में नहीं, पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी आप जान लो, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, किसमें, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, या फिर आपसे कोई पूछ सकता है। जैसे कि सपोज करो, अगर मैं बोलूं उदाहरण के तौर पर कि दो संख्या का एलसीएम 25 है और दो संख्या का जो एचसीएफ है वो 5 है, क्या ये संभव है? अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि दो संख्याओं, ऐसी दो संख्या जिनका एलसीएम 25 है और एचसीएफ 5 है, तो आप कैसे पता करोगे? 25 को एलसीएम को एचसीएफ से भाग दे दो, 5 बचे 25, पूरा कट गया। आप बोलोगे सर हाँ संभव है, हो सकता है। अगर मैं बोलूँ दो संख्याओं का एलसीएम क्या है, 18 है, और जो एचसीएफ है वो कितना है, 7 है, क्या यह स्थिति संभव है? तो आप भाग दोगे, पूरा पूरा नहीं कटेगा, दशमलव में जा रहा है तो ये नहीं है, तो आप बोलोगे ये स्थिति संभव नहीं है सर। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिनका एलसीएम 18 हो और एचसीएफ 7 हो, ऐसी दुनिया में कोई संख्या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। चलिए अब प्रश्न पे आ जाते हैं। हमें क्या बोला, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। सो देखिए, यहाँ लिखेंगे 26, काटो, 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 तियाँ 6, 13 एक कम 13, 91 है, काटो, किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 एक कम 7, 2 बजा, 7 तियाँ 21, है ना, एंड 13 एक कम 13, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो गुणनखंड लिखेंगे 26, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 13 और 91 है, तो ये है 7 गुणा 13।
अब दो संख्या है तो ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दोनों में हो। दोनों में क्या है, 13 है। तो हमें अगर एचसीएफ निकालना है तो जो संख्या दोनों में है वो लिखेंगे और उसकी न्यूनतम घात लेते हैं। जब भी आप एचसीएफ निकालोगे जो संख्या दोनों में है उसी को ही लेना है और उसकी कम से कम वाली घात लेनी है। तो 13 की कम से कम घात कितनी है, एक ही है, तो 13 आ जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 13। एलसीएम निकालना है, जो दोनों में है वो तो लेना ही है और उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है। 13 की अधिकतम घात कितनी है, एक ही है, और जो बच गया उसको गुणे में डाल दो। 2 बच गया था, 7 बच गया था, 13 गुणा 14, ठीक है। 13 चौके 52, हासिल लगा 5, 13 एक कम 13 और 5 18। तो हमारा जो एचसीएफ है वो 13 है और जो हमारा एलसीएम है वो कितना है, 182 है। अब हमें जांच भी करनी है। क्या करनी है, जांच। जांच क्या होती है कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है, ठीक, वो किसके बराबर होता है, वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। संख्या क्या है हमारे पास, 26 और क्या है, 91, ठीक है। एचसीएफ हमारे पास कितना है, 13 और एलसीएम कितना है, 182। 26 को 91 से आप जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2366 और 13 को जब 182 से गुणा करोगे तो ये भी आ जाएगा 2366। गुणा करके आप देख सकते हो। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट हैंड साइड में है, अर्थात ये प्रूफ भी हो गया, दोनों तरफ बराबर आ गया। यानी कि जो आपने उत्तर निकाला है एचसीएफ और एलसीएम वो बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि जांच बराबर आई है। यानी कि एचसीएफ और एलसीएम आपके क्या है, सही है। अगर जांच बराबर नहीं आती तो यानी कि सही नहीं होता, सीधी सी बात थी। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये वाला प्रश्न है, 510 गुणनखंड करते हैं। 5 से कटेगा 5 कम 5 0, 5 दूनी 10, ठीक है। 2 से काट सकते हैं, 2 पंजे 10, 2 एक कम 2, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 2 बजा, 3 सत्ते 21 और ये आ गया 17 एक कम 17। जब तक नीचे एक ना आ जाए तब तक हमें करना होता है। छोटी कक्षाओं में ही आपने ये सब सीखा होगा। इकाई के स्थान पर 2 है, 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये आ जाएगा 23 एक कम 23, ठीक। अब आप देखो 510 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है, एक बार, 3 है एक बार, 5 है एक बार और 17। 92 में आ जाओ, 2 है 2 बार, ठीक है, और फिर क्या है, 23 है, फिर आपका क्या है, 23 है। अब देखिए क्या हो जाएगा, हमें एचसीएफ निकालना है ना, तो जो दोनों में वो लेंगे हम। दोनों में क्या है, 2 है और कुछ भी नहीं है दोनों में। तो जो दोनों में होता है उसकी न्यूनतम घात लेते हैं। 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 1, तो एचसीएफ आ जाएगा 2, ठीक। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमें निकालना है एलसीएम, जो दोनों में उसकी मैक्सिमम पावर। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, और जो बच गए हैं उनको गुणे में डाल दो। 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, तो 2 3 ही बचे 15, 15 चौके 60, 60 को गुणा करना है 17 से गुणा 23 से। तीनों को जब आपस में गुणा कर दोगे ये आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों को जब आपस में गुणा करेंगे 2 3 4 6 0 आ जाएगा। गुणा करके आप देख सकते हो, ठीक है। गुणा भाग जोड़ घटाना ये तो सिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको आता ही होगा। अब जांच करनी है, जांच कर लेते हैं। जांच क्या होती है आपको पता ही है, संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। संख्या हमारे पास क्या है, संख्या हमारे पास 510 गुणा 92 है,
HCF कितना है हमारा 2, और LCM कितना है हमारा 2 3 4 6 0। ठीक, 2 से गुणा करोगे 2 0, 2 छंग 12, हासिल लगा 1, 2 चुको 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। यहाँ पे भी वही आ जाएगा, गुणा करके देख लो। ठीक है, चूंकि LHS किसके बराबर है, RHS के। ठीक है, यानी कि आपका उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, यानी कि जो आपका उत्तर है HCF और LCM का वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया होगा। ये वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है। ठीक है, क्योंकि रिवीजन वाला वीडियो है, तो एक आध क्वेश्चन आप भी बनाओ। अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, आप खोल के वीडियो देख के सीख सकते हैं। ठीक है, ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, ये जो प्रश्नावली है अ, नई एनसीईआरटी में तो प्रश्नावली 1.1 है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी बिहार बोर्ड झारखंड वाले बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये प्रश्नावली 1.2 है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन संख्याओं का हमें HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। अब की बार संख्या 2 नहीं 3 है, तो 3 का नियम कैसे है, 2 हो या 3 हो, नियम सबके लिए सेम रहते हैं। काटो, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3, 15 को काटो, 3 ही बचे 15, 5 एकम 5, 21 को काटो। ठीक है, 21 को काटेंगे, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कैसे, देखो 12 को लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 है 1 बार। 15 को लिख सकता हूँ, संख्या के नीचे संख्या डालना, 3 1 बार, 5 1 बार। और 21 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 1 बार है और 7 1 बार। ठीक है, समान संख्या के नीचे समान संख्या रखते हैं। अब 3 अंक है, हमें वो संख्या ढूंढनी है जो तीनों में हो। 3 तीनों में है, तो सबसे पहले हमें निकालते हैं HCF। जो तीनों में हमें बस वही लेना है HCF में, तो 3 है, और 3 की न्यूनतम घात कितनी है, 1 ही है, यानी कि 3 1 ही बार है। ठीक, तो 3 आ जाएगा आंसर। अब आ जाओ LCM में, जो तीनों में है उसकी मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो 3 की अधिकतम घात कितनी है, 1 ही है, और जो बच गए उनको गुणे में डाल दो। ठीक है, गुणे में डाल दिया। सो यहाँ देखो 3 2 दूनी 4 5 7, 7 तियाँ 21 और 4 पंजे 20, 21 दूनी 42, पीछे से 0, तो आंसर कितना आ गया, 420। जो HCF होगा वो 3 होगा, जो LCM होगा वो 420 होगा। ठीक है, आराम से बन गया। चलिए, अब आते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये है हमारी अभाज्य संख्या तीनों की तीनों। ये कैसी संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो HCF होता है अभाज्य संख्याओं का वो 1 होता है, और जो LCM होता है अभाज्य संख्याओं का वो क्या करना होता है, उनको आपस में क्या करना होता है, गुणा कर देना होता है। ठीक है, इन तीनों को आपस में गुणा कर दोगे, जो भी आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वो आपका उत्तर हो जाएगा। अगर आप तीनों को हम गुणा करें तो 11 33 कितना आ जाएगा, 11 33 9 आ जाएगा। तीनों को जब आपस में गुणा करोगे, करके भी दिखाएं आप डिटेल में, तो देखिए कैसे करते हैं। 17 है, 17 एकम 17, 23 है, 23 एकम 23, 29 है, 29 एकम 29। ठीक, तो मैं 17 को कैसे लिख सकता हूँ, 17 गुणे में 1 लिख दो। 23 को कैसे लिख सकता हूँ, 23 गुणे में 1 लिख सकता हूँ। 29 को कैसे लिख सकता हूँ, 29 गुणे में 1 लिख सकता हूँ। कुछ ऐसा है जो तीनों में हो, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी जब नहीं होता तो 1 ले लेते हैं।
जो HCF होता है वो कितना आ जाता है 1, और LCM क्या होता है, इसमें 17, इसमें 23, इसमें 29, इन तीनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11, 33, 9। ठीक है, गुणा करना तो आता ही होगा ना, ये आंसर आ जाएगा। कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन है शानदार। 8 गुणनखंड करो, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 तिया 9, 3 एक कम 3। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 बचे 25, 5 एक कम 5। ठीक, तो देखो भाई 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है, 3 बार। फिर 9 को लिख सकता हूँ 3 कितनी बार है, 2 बार। और 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 5 कितनी बार है, 2 बार। ऐसा संख्या बताओ जो तीनों में है तीनों में कुछ, ऐसी संख्या जो तीनों में हो, कुछ भी नहीं है। तो HCF क्या होगा, 1 होगा। जब कोई भी उभयनिष्ठ चीज ना मिले, चाहे 2 संख्या बोले या 3 बोले या 4 बोले, 2 बोलेगा तो दोनों में होना चाहिए, 3 बोलेगा तो तीनों में होना चाहिए, 4 संख्या दी होगी तो चारों में होना चाहिए। कुछ भी जब नहीं होता है तो HCF 1 होता है। अब जब जब HCF 1 होगा ना, तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जब जब HCF 1 होगा उस स्थिति में LCM क्या होगा, उन संख्याओं की आपस में गुणा के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से 2 की पावर 3, यहाँ से 3 की पावर 2, और यहाँ से 5 की पावर 2। 2 की पावर 3 यानी कि 8, 3 की पावर 2 यानी कि 9, और 5 की पावर 2 यानी कि 5 गुणा 5 25। तो देखो 25 अट्ठे 200, और यहाँ से 9 है, 9 दूनी 18, पीछे से 0। तो जो LCM होगा वो 1800 होगा, और जो HCF होगा वो 1 होगा। शानदार क्वेश्चन है, आराम से बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो क्वेश्चन है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में भी आता है। कहने 2 संख्याओं का HCF 9 है, 2 संख्याओं का LCM कितना होगा वो बताना है। ठीक है, तो सोल्यूशन में आ जाओगे, प्रॉपर जैसे एग्जाम में लिखना है वैसे ही लिखवा रहा हूँ। दिया है HCF कितना है, ये 9 है। हमें क्या करना है, LCM निकालना है। ठीक, यहाँ पे लिखोगे हम जानते हैं क्या जानते हो तुम, संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF गुणे LCM के बराबर होता है। ठीक, संख्या कौन कौन सी है, 306, 657। HCF कितना है, 9 है, हमें LCM निकालना है। ठीक, ये 9 गुणे में है, इधर आके क्या होगा, बट्टे में आ जाएगा। भाग दोगे, 9 3 27, 3 बजा 36 हो गया, 9 चौको 36। अब आपको क्या करना है, 657 में 34 से गुणा कर देना है। गुणा करोगे जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा उत्तर। 4 28, हासिल लगा 2। ठीक है, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 छंग 24 और 2 26। 3 से काटेंगे, 3 7 21, हासिल लगा 2। 3 बचे 15 और 2 17, हासिल लगा 1। 3 छंग 18, 18 और 1 19। जोड़ो 8 3 6 और 7 13, हासिल लगा 1। 9 2 11 और 1 12। ये आ जाएगा आंसर। आंसर कितना आ जाएगा, जो LCM हमारा होगा वो होगा 22 23 22 33 8। आंसर। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा जरूर देख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो हमसे क्या पूछा गया है,
कि 6 की पावर n संख्या चलती जाएगी। अगर n आप प्राकृतिक संख्या रखो, यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी रखो, जैसे 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 6 छंग 36 होता है। ऐसे जब आप रखते जाओगे 6 की पावर कुछ भी, तो यह क्या कभी भी शून्य पे समाप्त हो सकता है? ये आपसे पूछ रहे हैं। कभी भी n के लिए, अगर n कोई प्राकृतिक संख्या हो, तो कभी भी ये शून्य पे समाप्त हो सकता है? ये आपसे पूछ रहे हैं। तो अगर कोई संख्या शून्य पे समाप्त होना चाहता है, तो उसके लिए क्या होगा वो देख लो। तो यहाँ लिखेंगे, यदि संख्या का गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n का रूप होता है तो संख्या शून्य पर समाप्त होती है। ठीक है, अगर जो संख्या हमसे पूछ रहा है उसका गुणनखंड करो, उसमें 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। 2 एक बार और 5 कम से कम एक बार होना ही चाहिए। एक से ज़्यादा बार हो चलेगा, लेकिन कम से कम 2 एक बार और 5 एक बार होना आवश्यक है। तभी क्या होगा, तभी यह 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा समाप्त नहीं होगा। अब जो संख्या में दे रखी है 6, गुणनखंड करते हैं, 2 3 6 3 एकम 3, यानी कि 6 का जब हम गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3, 2 तो है, 5 का है भाई, 5 है इसमें? नहीं है 5, तो लिखेंगे चूंकि संख्या का गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप नहीं है, इसलिए 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए ये मेंशन कर देना। सबसे आसान विधि है, ठीक है, सबसे आसान विधि से मैंने आपको समझा दिया, बता दिया, आराम से बन गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं व्याख्या कीजिए, ये जो संख्या है और ये जो संख्या है ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अगर हम किसी भी प्रकार से इन संख्याओं को अगर दिखा देते हैं कि इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, तो ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ लिखेंगे, पहले वाले पे आ जाओ, चूंकि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 13 दोनों में दिख रहा होगा, 13 उभयनिष्ठ निकालो, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 11 सत्ते 77 प्लस 1, तो ये क्या हो गया? 78। और किसी भी संख्या में गुणे में 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया? प्रथम गुणनखंड। ये क्या हो गया? द्वितीय गुणनखंड। और ये क्या हो गया? गुणे के रूप में ना, तृतीय गुणनखंड। आपने यहाँ पर संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड दिखा दिए हैं, लिखेंगे चूंकि यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या भाज्य है। इसलिए यह संख्या क्या है बच्चों? भाज्य है, क्योंकि यहाँ पर 2 से ज्यादा गुणनखंड है। ठीक, इसी प्रकार से दूसरे वाले पार्ट पे आ जाओ। दूसरा वाला पार्ट क्या है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब यहाँ पे आओगे तो इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, 5 उपनिष्ठ आ जाएगा। 7 गुणा 6 5 कम 5
दो एक कम दो, पाँच एक कम पाँच, गुणा करोगे चार तिया 12, ठीक है, 12 दूनी 24, 24 सात छंग 42, तो ये आ जाएगा 1008, और ये हो जाएगा 1, गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1009, और किसी की संख्या के गुणा में मैं 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका आ गया प्रथम गुणनखंड, ये आपका आ गया द्वितीय गुणनखंड, और ये आपका आ गया तृतीय गुणनखंड। यहाँ आपने दो से ज़्यादा गुणनखंड दिखा दिए, तो फिर से आपको ये लाइन लिखनी है, यहाँ दो से अधिक गुणनखंड है, अतः ये संख्या क्या है, भाज्य है। सिंपल, बड़े आराम से ये प्रश्न भी आपका हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आते हैं, शानदार क्वेश्चन है और वेरी वेरी इजी और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, किसको किसको भागना है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जो सोनिया है, ठीक है, उसको लगते हैं 18 मिनट, और उसके बाद दूसरा है रवि को लगते हैं 12 मिनट, जो रवि है उसको लगते हैं 12 मिनट। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान से, दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद वो फिर से यहीं पे आके मिलेंगे, ये आपको बताना है। देखो, अगर कोई चीज़ वो दोनों, क्योंकि रवि की स्पीड ज़्यादा है और सोने की स्पीड कम है, तो वो अगर दिन भर चलते रहेंगे तो कई बार एक जगह पर आकर ज़रूर मिलेंगे, टकराएंगे ज़रूर। लेकिन सबसे पहली बार कब टकराएंगे, पहली बार जब ये दोनों घूमेंगे ना, इधर इस तरफ से दिन भर घूमते रहेंगे, तो कभी ना कभी यहाँ एक जगह पे आकर टकराएंगे। तो अगर दिन भर घूमेंगे तो सबसे पहली बार कम समय में वो टकराएंगे, सबसे पहली बार जब वो टकराएंगे समय कम होगा, ठीक है, उसके बाद फिर ज़्यादा, उसके बाद में फिर टाइम बढ़ता रहेगा ना, तो सबसे पहली बार जब वो टकराएंगे वो न्यूनतम समय होगा। और जब जब भी सेंस न्यूनतम का है, जब भी प्रश्न में सेंस न्यूनतम का है, आपको निकालना होता है एलसीएम, और जब भी सेंस क्वेश्चन में अधिकतम का है तो आपको निकालना होता है एचसीएफ। तो इस प्रश्न में हमें क्या निकालना होगा, प्रश्नानुसार इस प्रश्न में हमें निकालना होगा एलसीएम, क्योंकि न्यूनतम की बात आएगी ना, सेंस क्या है, न्यूनतम का है, तो 18 और 12 का क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है इस प्रश्न में। जो 18 और 12 का एलसीएम होगा, उतने समय बाद रवि और सोनिया दोनों जने एक जगह पर आके मिलेंगे। कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 12 काटो, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। सो देखो, 18 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 1 बार, और 3 कितनी बार है, 2 बार, 12 2 है 2 बार, 3 है 1 बार, तो 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है। हमें निकालना है एलसीएम, जो दोनों में उसकी अधिकतम घात, जो 3 है उसकी भी दोनों में है, 3 भी दोनों में, उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, 2 की अधिकतम घात 2 है, 3 की अधिकतम घात 2 है, 2 को 2 बार गुणा करेंगे 4, 3 को 2 बार गुणा करेंगे 3 तिया 9, तो 4 नम 36। 36 मिनट बाद दोनों रवि और सोनिया एक जगह पे आकर दोबारा मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब हम आते हैं अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अपरिमेय संख्या को जानने के लिए परिमेय संख्या का जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले परिमेय संख्या की बात करेंगे और उसके बाद अपरिमेय संख्या की बात करेंगे। परिमेय संख्या,
क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। परिमेय संख्या क्या होती है? प्रत्येक संख्या प्रत्येक संख्या जिसे हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं तथा बट्टे वाले का मान 0 ना हो, है ना, क्यू का मान 0 ना हो, वह पी और क्यू हमारे क्या हो? पूर्णांक हो, तथा अगर हम HCF निकालें पी और क्यू का, वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। कोई भी संख्या जो पी बट्टे क्यू के रूप में हो, बट्टे में 0 ना हो, और पी और क्यू क्या हो? पूर्णांक हो, और अगर पी और क्यू दोनों का मैं HCF निकालता हूँ, 1 अगर देता है, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण, अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया -2/3, तो ये पी बट्टे क्यू के रूप में है, बट्टे में 0 नहीं है, तो ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। ठीक है। अगर मैंने यहाँ लिख दिया 1/2, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर यहाँ मैं 2/4 लिखता हूँ, तो देखो पी बट्टे क्यू के रूप में बट्टे में 0 नहीं है, लेकिन ये परिमेय नहीं है, क्योंकि अगर HCF देखोगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर ये तो परिमेय है, आप कैसे मना कर रहे हो? क्योंकि ये हाथी है, ये दिखा कुछ रहा है, ये अंदर से है कुछ और। देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये 1/2 हो गया ना। फिर अगर मैं लिखूँ 0, 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 पूर्णांक होता है, बट्टे में 0 नहीं है, तो 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। ठीक। और एक चीज जान लो, परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय होता है। अगर परिमेय संख्या को हम उलट दें, तो जो संख्या आएगी वो भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है। शून्य को छोड़कर अगर शून्य को उलट दोगे ना, तो वो परिमेय नहीं रहेगी, शून्य बट्टे में आ जाएगा। शून्य को छोड़कर दुनिया में जितनी भी परिमेय संख्या है, जैसे इसका अगर मैं व्युत्क्रम करूं 3/-2, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। 2/1, ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये नहीं है, 0/1 परिमेय संख्या तो है, लेकिन अगर 1/0 कर दूं तो ये परिमेय नहीं रहेगा, क्योंकि बट्टे में 0 आ जाएगा। किसी के बट्टे में अगर 0 होता है ना, तो वो क्या होता है? अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। एक चीज है, बच्चों बहुत कंफ्यूजन रहते हैं। अगर एग्जाम में आ रहा है पाई 22/7, तो ये एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय है। लेकिन अगर सिर्फ पाई लिखा हुआ आ रहा है, पाई क्या होता है? एक अपरिमेय। नोट करके कॉपी में लिख लो, पाई क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या। ठीक। अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1.23, तो ये भी एक परिमेय है। परिमेय क्यों है? क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है। किसी भी संख्या का अगर दशमलव प्रसार शांत होता है, तो वो परिमेय होता है। ठीक। उसके साथ साथ, जैसे अगर मैंने यहाँ लिख दिया 1.333 बार बार, यानी कि मैं इसको लिख सकता 1.3 के ऊपर बार। अगर किसी, ये भी क्या है? ये भी हमारी परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है, लेकिन आवृत्ति है। अगर किसी भी संख्या में दशमलव प्रसार अशांत हो, लेकिन एक पैटर्न मिल जाए कि संख्या एक बार बार रिपीट कर रही है, तो ऐसी संख्या क्या होती है? परिमेय होती है। जैसे देखो यहाँ पर 3 बार बार आ रहा है, लेकिन 3 रिपीट कर रहा है, हमें एक पैटर्न मिल चुका है जो बार बार आ रही है, तो ऐसी संख्या क्या होगी? परिमेय होगी। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ऐसे प्रश्न। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 1.01020001 और ये चला जा रहा है, तो ये क्या है? अपरिमेय है। अगर दशमलव प्रसार अशांत है और अनावर्ती है, तो अपरिमेय होता है।
अशांत व अनावृत्ति हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अपरिमेय है। उसके साथ साथ कोई अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या है तो भी क्या होते हैं? अपरिमेय। जैसे अंडर रूट 2 अपरिमेय है, अंडर रूट 3 अपरिमेय है, अंडर रूट 5 अपरिमेय है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय के बारे में एकदम शॉर्ट वीडियो में समझा दिया है, आसानी के साथ, जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी एग्जाम में। अगर आपसे कोई बोले कि भैया बताओ अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप सिंपल भाषा में पता है क्या बोलोगे? वास्तविक संख्या के अंतर्गत अगर कोई संख्या परिमेय नहीं है तो वो क्या है? वो अपरिमेय। सिंपल। वास्तविक संख्या के अंतर्गत अगर कोई संख्या परिमेय नहीं है तो वो क्या है? अपरिमेय। क्योंकि वास्तविक संख्या, जैसे वास्तविक संख्या हमारे पिताजी हैं, ठीक है, और हमारे पिताजी के 2 संतान हैं। एक वास्तविक वास्तविक संख्या हमारे पिताजी हैं, वास्तविक संख्या के 2 बेटे हैं। एक बेटे का नाम क्या है? परिमेय, और एक बेटे का नाम क्या है? अपरिमेय। ठीक है, अगर वास्तविक संख्या का पहला बेटा परिमेय है, दूसरा बेटा क्या होगा? अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या क्या है? वास्तविक संख्या के अंतर्गत अगर कोई संख्या परिमेय नहीं है, दूसरी वाली क्या होगी? अपरिमेय होगी। अपरिमेय कैसे होते हैं? जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती हो उसे अपरिमेय कहते हैं। कोई अभाज्य संख्या हो उसके ऊपर अंडर रूट लगाओ तो भी उसको हम अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, जितनी चीज़ें हमें चाहिए उतना मैंने आपको समझा दिया है, बता दिया है। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे आपको कुछ थोड़ा और बताना चाहिए। जगह नहीं है ना, तो इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। इसे आप कॉपी में लिख लिए होंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना। थोड़ा सा कुछ और बताना है आपको, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, अगर हम परिमेय संख्या जोड़ें या घटाएं तो क्या रहता है? परिमेय। अगर हम किसी परिमेय संख्या में गुणा करें किसी परिमेय संख्या से या भाग करें तो क्या रहता है? परिमेय। इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, जैसे 2 में अगर मैं 4 जोड़ूं, 2 परिमेय 4 परिमेय है तो ये परिमेय होगा। अगर 2 में मैं 1/3 घटा दूं, 2 परिमेय है, 1/3 परिमेय है तो ये परिमेय होगा। ठीक है, अगर मैं 1/3 को भगा दे दूं 3/7 से तो ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है, तो ये क्या आएगा? परिमेय। अगर 2/3 को मैं 3/4 से गुणा कर दूं तो ये भी क्या होगा? परिमेय, क्योंकि ये परिमेय है और ये परिमेय। अगर दोनों परिमेय है तो परिमेय ही आएगा। ठीक, लेकिन दोनों में से अगर एक अपरिमेय आ जाए तो अपरिमेय हो जाएगा। जैसे कोई परिमेय संख्या में अगर आप अपरिमेय जोड़ो या घटाओ क्या आएगा? अपरिमेय। ठीक है, अगर आप अपरिमेय जोड़ो या घटाओ तो भी क्या रहेगा? अपरिमेय। ठीक, उसके साथ साथ परिमेय में अगर आप गुणा करो अपरिमेय से या भाग करो अपरिमेय से तो भी क्या रहेगा? अपरिमेय। अगर आप अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करोगे तो भी क्या रहेगा? अपरिमेय। और भाग करोगे तो भी क्या रहेगा? अपरिमेय। ठीक है, लेकिन दोनों अपरिमेय संख्या अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, सेम टू सेम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अलग अलग होनी चाहिए। अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 क्या होता है? अंडर रूट 2 पर गुणा होने पे अंडर रूट हट जाता है, 2 आ जाएगा। 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। आप कहोगे सर ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय, परिमेय आ रहा है, लेकिन ये दोनों सेम टू सेम है। मैंने बोला अलग अलग होंगी तो। अगर दोनों अलग अलग हैं, तुम जोड़ो घटाओ गुणा करो भाग करो अपरिमेय ही रहेगा। लेकिन अगर सेम टू सेम है तब परिमेय हो जाएगा, गुणा करने पर, भाग करने पर। ठीक है, अगर सेम टू सेम संख्या को गुणा करो और भाग करो तो परिमेय आ जाएगा। ये कंडीशन है। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया है, बता दिया है। अब आते हैं प्रश्नों पर। जैसे ये प्रमेय है, ठीक है, बच्चे कहते हैं सर आपने ऐसा ही क्यों किया? हाँ सर आपने इसको क्यों माना, ये आर क्यों माना आपने? तो भाई ये प्रमेय है। प्रमेय मैंने नहीं बनाया है, प्रमेय मैथमेटिशियन लोग बना के चले गए। अब उन्होंने ये लिख दिया, ये कॉन्सेप्ट है। जैसे 2 का पहाड़ा है, तुमने सीखा है ना, रट के सीखा है, तुमने पूछा टीचर से। तो ये जो प्रमेय होते हैं ये फिक्स होते हैं, ये स्टेटमेंट होते हैं। अभी तो प्रमेय की शुरुआत हो रही है,
जब आप बीएससी बीटेक लोगे ना तो न्यूमेरिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कम और प्रमेय ज़्यादा होंगे। ठीक है, जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे, मॉडल अलजेब्रा, स्टेप्ड अलजेब्रा, ये सब पढ़ोगे ना, तो वहाँ से प्रमेय 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 ही है, क्वेश्चन है ही नहीं, प्रमेय ही करना है खाली। ठीक है, तो ये प्रमेय है। तो ये जो स्टेप्स होते हैं बच्चों, ये फिक्स होते हैं, फिक्स है, ऐसा ही होगा, मैं बताऊंगा ऐसे ही बताऊंगा, कोई दूसरा टीचर बताएगा वो भी ऐसे ही बताएगा, क्योंकि इनके जो चरण होते हैं, इनके जो स्टेप्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। अब यहाँ क्या बोल रहा है, ये प्रश्न हर साल एग्जाम में आ ही जाता है। ठीक है, ये पहला वाला या दूसरा वाला, इन दो टाइप में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पक्का आता ही आता है, हर साल आता है, हर साल। क्या है, √3 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं पहले। तो यहाँ क्या माना जाता है, माना √3, देखो अभाज्य संख्या है, ऊपर √ है, तो ये क्या है, अपरिमेय है। अभी मैंने आपको बताया था, किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर √ होगा तो वो क्या होता है, अपरिमेय होता है, हमें पता है, लेकिन इसको सिद्ध करना है। माना √3 एक उल्टा मान लेंगे, परिमेय संख्या है। परिमेय, कोई भी परिमेय संख्या जो होती है उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बट्टे में क्या आने वाला नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ P और Q हमारे क्या होने चाहिए, पूर्णांक। और अगर हम HCF निकालें P और Q का, तो कितना होना चाहिए, 1। ये सारा चीज़ लिखोगे तब नंबर मिलेंगे। कई टीचर क्या करते हैं, P/Q के रूप में हो, Q का मान 0 ना हो, ये चीज़ और ये चीज़ नहीं लिखाते। अगर ये चीज़ और ये चीज़ नहीं निकालोगे तो नंबर कटेंगे, और इसका ही इस्तेमाल अभी आगे होने वाला है। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो मैंने 1 ले लिया, इससे गुणा करेंगे, P एकम P, और यहाँ से हो जाएगा √3Q। फिर क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। ये चरण रट लो, ऐसे ही करना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रमेय है, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो P का वर्ग क्या हो जाएगा, P²। √3 का वर्ग करने पर √ हट जाता है, 3 आ जाएगा, और Q का वर्ग क्या हो जाएगा, Q²। ठीक, इसका गुण Q² का गुणज क्या है, 3 है, तो यहाँ लिखोगे चूंकि P² गुणज क्या है, 3 है, 3 से विभाजित है, इसलिए P भी 3 से विभाजित होगा। आप कहोगे सर आपकी मर्जी है क्या, कैसे विभाजित होगा। मैं देखो, अगर 9 है, 9 क्या है, 3 का वर्ग है, किससे कटता है, 3 से कटेगा, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। 3 भी तो 3 से कटेगा, तो अगर ये 3 से कट रहा था तो इसका वर्गमूल भी तो 3 से कट जाएगा। अगर P² 3 से कट रहा है तो उसका वर्गमूल भी 3 से कट जाएगा। ठीक, अब आपको मानना होता है, माना P था ना, P बराबर यहाँ संख्या कितना है, 3, 3R मान लोगे। आप कहोगे सर ये क्यों माना, बच्चे मुझसे पूछते सर आप ये क्यों मान दिया, ये क्यों माना, क्योंकि आपको क्या करना है दोस्त, आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध कैसे होगी, आपने तो परिमेय मान लिया है। अगर परिमेय के किसी भी एक प्रॉपर्टी को हम गलत दिखा देंगे जो यहाँ पे सिद्ध नहीं होगी, तभी तो जाके हम बोलेंगे कि जो हमने माना है वो गलत है, यानी कि यह संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी। यही हमारा मकसद है, उसी चीज़ को लाने के लिए ये चीज़ हमें करनी पड़ती है। ठीक है, और ये प्रमेय का हिस्सा है, ये स्टेप्स करने ही हैं, कोई तरीका नहीं है। ये प्रमेय के पद जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, ये करना ही है, क्यों कैसे मत पूछो। अब हमें क्या करना है, दोबारा से वर्क करना है। वर्क करेंगे तो P का वर्ग क्या हो जाएगा, P², 3 का वर्ग हो जाएगा 9, R का वर्ग हो जाएगा R²। P², 3 × 9, R का वर्ग R²। अच्छा, यहाँ तो P² पहले से आ चुका है, दोबारा से P² हमें लाना नहीं, हमें लाना है Q के पदों में। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 से P² का मान उठाकर यहाँ रख दूंगा, तो लिखूंगा P² का मान रखने पर, रखो P² का मान कितना है, 3Q²। ठीक, 3 से कटेगा, 3 × 9,
गुणज क्या है, 3 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर, यहाँ पर क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा। क्यू स्क्वायर 3 से कट रहा है तो क्यू भी किससे कटेगा, 3 से। अब आपने नोटिस किया एक चीज कि भैया आपका पी 3 से कट रहा है और आपका क्यू भी 3 से कट रहा है, दोनों संख्या समान चीजों से कट रही है, तो उनका एचसीएफ भी वही होगा, 3 होगा ना। तो लिखेंगे चूंकि पी व क्यू दोनों 3 से विभाजित हैं, इसलिए जो एचसीएफ होगा पी और क्यू का वो कितना होगा, 3 होगा, जो 1 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। 3 आएगा ना, लेकिन हमें एचसीएफ क्या चाहिए था, 1 चाहिए था। 3 1 के बराबर है, नहीं है। अगर परिमेय संख्या होती है तो उसका एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1। ये एचसीएफ कितना दे रहा है, 3। तो इस प्रॉपर्टी को इसने मना कर दिया, 1 नहीं दे रहा है ना, अर्थात ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ क्या लोगे, जो हमारे अवधारणा, इस अवधारणा के विपरीत है, हमारे अवधारणा के विपरीत है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिख के आओ, आपको आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, आपको आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। सेम एकदम डिक्टो, हर क्वेश्चन के लिए यही लैंग्वेज, यही स्टेप वही आएगा। जैसे √3 किया ना, मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, √2, √5, √7 को आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, इसको आप कीजिएगा एकदम, बस 3 की जगह 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि एकदम पन्ने पलट पलट करके ही देखना और करना, आपको आ जाएगा आराम से। देखो मैथ्स आप तभी सीख पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे खुद से, तभी आप सीख पाओगे, अन्यथा नहीं, है ना। तो प्लीज़ इसको अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर करना, ओके, हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको देख के लग रहा होगा कि भाई कितना बड़ा है, वो √3 करने में इतना हमारे पसीने छूट गए, ये तो एक माइनस करके भी है, अब ये कैसे होगा। तो ये उससे भी आसान है, पहले वाले से भी आसान है, लेकिन तरीका सेम है। क्या करेंगे, उल्टा मान लेंगे, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम परिमेय मान लेंगे, माना 5 माइनस के √3 एक परिमेय संख्या है। बाकी डिस्क्रिप्शन आप जरूर देख लें, पूरी एनसीईआरटी मैंने करा रखी है, ठीक है, 1 शॉट रिवीजन भी पहले से ही मैंने करा रखा है, एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना रखी है, प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, फ्री में आप देख सकते हैं। बाकी टीचर लोग पैसे लेके देखा रहे हैं, एप्लीकेशन में मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए। परिमेय माना है हमने इसको, तो हर एक परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होता है और P और Q हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक, और जो HCF होता है P और Q का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, ये लिखना ही लिखना है। अब ऐसे प्रश्न में लॉजिक क्या होता है कि अंडरवुड वाले को एक तरफ रखना है और बाकी सबको एक तरफ लेके आना है, चाहे वो गुणे में हो, जोड़ में हो, किसी भी प्रकार में हो, ठीक है। अंडरवुड वाले को एक तरफ रखो और बाकी सबको दूसरी तरफ लेके आओ, ये एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे लगाना होता है। तो देखो भाई, ये प्लस का P/Q इधर के क्या होगा, माइनस के P/Q, और ये माइनस का √3 इधर के क्या होगा, प्लस के √3। आप खुद बोलोगे कि भैया 5 एक परिमेय संख्या होता है, P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय से परिमेय घटाने पे क्या आता है, परिमेय, और √3 क्या होता है,
अपरिमेय, क्योंकि अभाज्य संख्या के ऊपर क्या अंडर रूट लें। ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। क्या परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर हो सकता है? एक मियान में दो तलवार रह सकती हैं? कभी नहीं, ये दोनों जानी दुश्मन एक दूसरे के। तो यही चीज यहाँ लिखेंगे, चूंकि 5 माइनस पी बट्टे क्यू एक परिमेय संख्या है तथा अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात कि ये जो चीज है वो कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती। अगर ये परिमेय होती तो ये चीज आपस में बराबर होनी चाहिए थी, ये तो बराबर नहीं आ रही है, तो आगे क्या लिखेंगे, अतः यह हमारी अवधारणा के विपरीत है, इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, आराम से हो गया। आप कॉपी में आराम से देख के लिख सकते हैं। आपको होमवर्क के लिए मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सिद्ध करना है 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, और 7 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये 2 क्वेश्चन आपको खुद बनाने हैं। ठीक है, इसी तरीके से होगा ये दोनों प्रश्न। इसे खुद से ट्राई कीजिए, नहीं आता है प्रश्नावली मैंने ऑलरेडी करा रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। ये 2 क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है। अब आ जाते हैं इस प्रश्न में। कहना दर्शाइए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक, तो मान लेंगे अपरिमेय सिद्ध करना, परिमेय मान लेंगे। माना 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है दोस्त, परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो हम हर एक परिमेय संख्या को पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ बट्टे वाले का मान कभी 0 नहीं होता। उसके साथ साथ पी और क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक। और एचसीएफ जो होता है पी और क्यू का, वो कितना होता है, 1। लॉजिक क्या मैंने बोला, अंडर रूट वाले को एक तरफ रखो और बाकी सबको दूसरी तरफ। ये 3 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो ये क्या है, इधर क्या है, परिमेय, और इधर क्या है, अपरिमेय। अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट है, अपरिमेय होता है। तो लिखोगे चूंकि पी बट्टा 3 क्यू एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः अर्थात क्या ये चीज इसके बराबर हो सकती है, बिल्कुल नहीं। एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर बिल्कुल नहीं हो सकती। देखो, अगर ये परिमेय होता तो इसको बराबर आना चाहिए था, परंतु ये तो बराबर नहीं है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी।
ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में। अब यहाँ से जो वीडियो है वो बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड को भी ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि सब बच्चों को हेल्प मिल पाए एक ही वीडियो से। तो यूक्लिड विभाजन क्या होती है? अगर आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक है, एक ए है और एक बी है, ठीक है, जो ए है वो बी से बड़ा है, तो ए को हम कैसे लिख सकते हैं? ए को हम लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर के बराबर, ठीक है। ए को हम लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर के बराबर। आर हमारा शेषफल होता है। अभी मैं आपको उदाहरण भी दूंगा, जहाँ आर का जो मान होता है वो हमेशा बी से छोटा होता है और ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होता है, ठीक है। आर का जो मान होता है वो हमेशा बी से छोटा होगा, ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होगा। क्यू क्या होता है? क्यू हमारा भागफल होता है। आर हमारा क्या होता है? शेषफल होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देके समझाऊं, मेरे पास दो संख्या है, एक मेरे पास 10 है और एक मेरे पास 12 है, तो धनात्मक पूर्णांक है। क्योंकि जो 12 है वो 10 से बड़ा है। अब आप देखो, 10 से भाग दोगे 12 के अंदर, छोटी संख्या से बड़ी भाग दोगे, 10 से कम 10 घटाओगे तो 2 बचा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? आर है, शेषफल है, और ये हमारा भागफल है। प्रॉपर वे में अगर मैं लिख के बताऊं तो ये ए की जगह है, ये बी की जगह पर है, ये क्यू की जगह पर है और ये आर की जगह पर है, ठीक है। शेषफल क्या? जिससे भाग देंगे ना उससे हमेशा छोटा होता है, बी से हमेशा छोटा होगा, ठीक है, और 0 या 0 से बड़ा होगा। तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 10 गुणा 1 प्लस 2, ठीक है। ये क्या है? ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के रूप में। तो ये हमारी क्या होती है? ये हमारी होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब प्रमेयिका की मदद से हम आगे HCF निकालना सीखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से इस प्रमेय का उपयोग करके हम क्या निकालना सीखेंगे? HCF, ठीक है। तो वो कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। बिहार बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में ना, क्योंकि बाकी तो पहले ये क्वेश्चन हर एक बोर्ड में था, लेकिन नई NCERT बोर्ड आने के बाद बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड में ये सब है, बाकी किसी बोर्ड में नहीं है, ठीक है। लेकिन बिहार बोर्ड में इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, हर साल आता ही आता है। और ये जो क्वेश्चन है पहला वाला, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आ जाता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हल में आ जाओ, कैसे करना है। आप यहाँ बोलोगे चूंकि जो 225 है वो 135 से बड़ा है, संख्या कौन सी बड़ी है वो लिखोगे। फिर यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, ठीक। आपको क्या करना है? आपको जो बड़ी संख्या है उसको बाईं तरफ लिखना है, बराबर इधर हमें छोटी संख्या लिखनी है। अब ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो काम है कई बच्चे रफ कॉपी में करते हैं, नहीं करना है भाई। रफ कॉपी में कोई चोरी नहीं कर रहे हो, क्लियर में ही करना है, साइड में, ठीक है। 135 एक कम 135, 135 दिन 270 ज़्यादा हो जाता है, भाग देना आपको आता ही होगा। 135 एक कम 135, 5 में से 5 घटाएंगे 0, और 12 में 3 घटाएंगे 9, 90 बचेगा, ठीक है। इससे छोटा आ गया और भाग नहीं जाएगा। कितनी बार गया? एक बार। और शेषफल कितना बचा? 90। हमें ये काम तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। दूसरे स्टेप में क्या होगा? देखो, ये पहला स्टेप था, अब आपका दूसरे स्टेप में क्या होगा? इसको और इसको लेना है, ठीक है। बड़ा वाला नंबर इधर ले लो, छोटा वाला नंबर इधर, फिर से वही काम करना है। 90 से भाग देना है 135 में, 90 कम 90 घटाओगे तो 45 आ जाएगा। कितनी बार गया? एक बार। शेषफल कितना बचा? 45। क्या शेषफल 0 आया? नहीं आया। तो फिर से दोनों संख्याओं को लेंगे,
तो 90 इधर आ जाएगा, 45 इधर आ जाएगा। अब आपको 45 से भाग देना है 90 में, 45 दूनी 90, शेषफल क्या आ गया 0। तो 45 कितनी बार गया, 2 बार, शेषफल आ गया 0। तो वो अंतिम संख्या जिससे आपने भाग दिया था और आपको शेषफल 0 मिला है, वही अंतिम संख्या आपका एचसीएफ होता है। ठीक है, वही अंतिम संख्या आपका क्या होता है, एचसीएफ, 0 से ऊपर वाला। ठीक है, अतः जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, वो होगा 45, 45 आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ये भी हो गया। सेकंड नंबर में आ जाओ, ये और ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक ही स्टेप में हो जाएगा। देखो, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, चूंकि 3 8 2 2 0 बड़ा है 196 से। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन से। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, बड़े वाले को इस तरफ रखते हैं, ठीक, और छोटे वाले से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। कितना यहाँ पर, 3 8 2 2 0 है, भाग देंगे। यहाँ पर 3 संख्या, यहाँ पे 3 लेंगे, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, एक बार ही जाएगा। 196 कम 196, घटाओ, 12 में 6 घटाएंगे 6 बचेगा, 17 में से 8 9 घटाएंगे 8 बचेगा। ठीक है, 2 में से घटाएंगे 1 बचेगा, और यहाँ से ये 2 आ जाएगा नीचे। 200 के आसपास है, 200 नम्मा कितना होता है, 1800। तो कितनी बार जाएगा, 9 बार तो जाएगा ही जाएगा। 9 से गुणा करेंगे, 9 छक 54, हासिल लगा 5, 9 नम 81 और 5 86, 8, 9 1 कम 9 और 8 17, घटाओ, 12 में 4 घटाएंगे 8, और 15 में 6 घटाएंगे बचेगा 9। ठीक है, और ये 0 आ जाएगा। 5 से गुणा करोगे, 5 चंग 30, 5 नम 45 और 3 48, 5 कम 5 और 4 9, शेषफल क्या आ गया 0। एक ही स्टेप में शेषफल 0 आ गया। कितनी बार गया, 195 बार, शेषफल क्या बचा 0। तो ये क्वेश्चन आपका एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया। तो वो आखिरी संख्या जिससे आपने भाग दिया था और आपको शेषफल 0 मिला है, वो संख्या क्या है, 196। ठीक है, यानी कि जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 196 होगा। ठीक है, आंसर कितना होगा, 196। ठीक है जी, कहीं पे भी डाउट हो दोबारा इस प्रश्न को देखें। अगले प्रश्न में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चूंकि 867 जो है वो बड़ा है 255 से। ठीक, तो यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से। जिस विधि से प्रश्न में बोला जाएगा आपको उसी विधि से ही निकालना है। कोई दूसरी विधि लगाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक, फिर क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या को इधर रखते हैं, छोटी वाली संख्या को हम इधर रखते हैं, भाग देंगे। 867 में कितनी बार जाएगा, 250, यहाँ 750, 3 बार जाएगा, 4 बार में ज़्यादा हो जाता है। 3 बचे 15, हासिल लगा 1, 3 बचे 15 और 1 16, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 बचा 0 102, 3 बचे 15, 3 बचे 15 16, 3 कम 3 दूनी 6 7। ठीक है, 102 बचा। ठीक है, कितनी बार गया, 2 बार, शेषफल कितना बचा 102, इससे छोटा आ गया ना, शेषफल 0 नहीं आया। दूसरे स्टेप में आ जाओ, इसको और इसको लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 255 और यहाँ आ जाएगा 102। 102 में भाग देना है 255 के अंदर, 2 बार जाएगा 204, कितना बचेगा 51 बचेगा। कितनी बार गया, 2 बार, कितना बचा 51। शेषफल 0 नहीं आया है, अगले स्टेप में आ जाएंगे।
तो यहाँ आ जाएगा 102, यहाँ आ जाएगा 51। 51 से भाग देना है 102 में, 51 दूनी 102, शेषफल क्या आ गया 0, बताएंगे तो 51 दूनी 102, शेषफल 0। अतः HCF क्या आएगा, जिस अंतिम संख्या से आपने भाग दिया था और आपको शेषफल 0 मिला है, 0 के जस्ट ऊपर वाला, तो वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। HCF आ जाएगा 51। ठीक है, आराम से बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में, हर साल एग्जाम में आता है। नेक्स्ट, ये जो प्रश्न है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नहीं लेम्मा से होगा। ठीक है, और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम का कुछ कह नहीं सकते, आता नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेना, एक ही क्वेश्चन कर लेना तो आपको आइडिया लग जाएगा। कह रहे दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक, तो देखो जो यूक्लिड लेम्मा होता है, चूंकि यूक्लिड लेम्मा, लेम्मा क्या होता है, a इज टू bq+r, यही होता है जहां पर r का जो मान होता है वो b से छोटा होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें b के स्थान पर क्या है, 6 6 6 6 फिक्स है, तो आप मान लेते हैं यदि b में 6 मानूंगा तो r क्या होता है, इससे छोटा होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या फिर 5 होगा। 6 केस बन सकते हैं। ठीक है, 6 केस बनेंगे। तो पहले केस पे आ जाओ, केस 1। केस 1 क्या, यदि r बराबर 0, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, a बराबर क्या है, b आपने 6 मान लिया, यहाँ रखोगे 6 क्यू, r की जगह रख दिया 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6 क्यू। ये हमारा क्या है, समरूप। किसी भी पूर्णांक को जब सम संख्या से गुणा करते हैं समरूप होता है। आप कहोगे सर कैसे, देखो क्यू कोई पूर्णांक है, पूर्णांक आपका सम संख्या भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मैंने सम 2 ले लिया, विषम 3 ले लिया। 2 को मैंने 6 से गुणा कर दिया और 3 को भी मैंने 6 से गुणा कर दिया, 6 दूनी 12 हो गया और 3 छंग 18 हो गया। जबकि पहले मैंने लिया था विषम और यहाँ लिया था मैंने सम। किसी भी सम हो या विषम पूर्णांक हो, उसको जैसे ही किसी सम संख्या से गुणा करेंगे वो क्या हो जाता है, सम हो जाता है। तो क्यों हमारा पूर्णांक है, सम संख्या से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समरूप। समीकरण नंबर 1, केस 1 हमें विषम ही चाहिए। उसके बाद आ जाओ केस 2। केस 2, यदि r बराबर 1, ठीक है, रखो r बराबर 1, तो क्या होगा, a बराबर 6 क्यू, r की जगह पर 1 रख दिया। ठीक, 6 क्यू क्या है, 6 क्यू क्या है, सम, और 1 क्या है, विषम। सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पे क्या आता है, विषम संख्या आता है। 2 में 1 जोड़ो 3 होता है, 3 क्या है, विषम। तो ये क्या हो जाएगा, विषम रूप। ये क्या हो जाएगा, विषम रूप। केस 3 पे आ जाओ। यदि r बराबर, तो प्रश्न बहुत आसान हो गया। a बराबर क्या हो जाएगा, 6 क्यू, r की जगह पे 2 रख दो, r की जगह पर 2 रख दो। अब आप खुद देखो, 6 क्यू क्या है, सम, 2 क्या है, सम। सम संख्या में सम संख्या जोड़ने पे क्या आता है, सम, यानी कि ये क्या हो जाएगा, समरूप। 4 में 2 जोड़ो कितना होता है, 6। सम संख्या में सम संख्या जोड़ने पे सम संख्या ही मिलता है, तो ये आ गया समरूप। केस 4, केस 4, यदि r बराबर 3, तो क्या होगा, 6 क्यू, r की जगह 3 रख दिया। 6 क्यू क्या है, सम, 3 क्या है, विषम, तो ये क्या आएगा, विषम। ठीक, तो
ये क्या आ जाएगा, विषम रूप। एकदम आसान तरीके से लिखवा रहा हूँ, आप ऐसे एग्जाम में लिखोगे ना पूरे नंबर मिलेंगे, कोई माइकल लाल आपका एक नंबर काट नहीं सकता। ठीक, उसके बाद केस 5 पे आ जाओ। बस थोड़ा बोरिंग है क्योंकि ज़्यादा लिखना पड़ रहा है एक ही चीज़ को बार बार। केस 5, यदि यदि r बराबर 4 तो a बराबर क्या होगा, 6 + 4। केस 5 है ना, पांचवा समीकरण है। ठीक है, तो ये क्या है, समरूप, क्योंकि 6 क्या है, सम, और 4 क्या है, सम। सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या ही मिलता है। केस 6, यदि r बराबर 5। ठीक, तो a बराबर क्या होगा, 6 + 5। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा विषम रूप है, विषम रूप। ठीक है, क्योंकि 6 क्या है, सम संख्या है, और 5 क्या है, विषम। सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पे क्या होता है, विषम। तो ये विषम रूप हो गया, समीकरण नंबर 6। ठीक है, अब आप लास्ट में क्या लिखोगे, समीकरण समीकरण 2, 4 तथा 6 से, क्योंकि जगह कम है ना तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लेना। समीकरण 2 तथा 4 तथा 6 से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक प्रत्येक यहाँ से लिखना है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6 + 5 का रूप का ही होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट यहाँ लिख दोगे। समीकरण 2, 4 तथा 6 से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये लिख दोगे, तब जाके ये पूरा आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है शानदार जानदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्या हो गया भाई। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, यहाँ पर नोट, कीवर्ड क्या है यहाँ पर, अधिकतम। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, जब भी अधिकतम आएगा हमें क्या निकालना होता है, HCF, और जब न्यूनतम की बात होती है तो हमें क्या निकालना होता है, HCF, सॉरी LCM। अधिकतम के लिए HCF, न्यूनतम के लिए LCM निकालना होता है, जिसमें वो मार्च कर सके। यानी कि हमें 616 और 32 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब यहाँ इसने बोला नहीं कि यूक्लिड विभाजन से निकालो या गुणनखंड विधि से निकालो, जो मर्जी आपको अच्छी लगती है, जो विधि आपको अच्छी लगती है उस विधि का आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। जब स्पेशली विधि बोली जाए कि इस विधि से निकालो तो उसी विधि से ही निकालना है, किसी दूसरी विधि से नहीं निकालना है, ये दिमाग में रखिएगा हमेशा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है HCF। HCF निकालना है 616 और 32 का। ठीक है, आप यूक्लिड विभाजन से भी कर सकते हो, मैं इस प्रश्न को नॉर्मल विधि से करके दिखा रहा हूँ। ठीक, गुणनखंड विधि से, 2 से काटते हैं, 2 3 6, 0 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 चौको 8, 2 7 14, 2 7 14, 7 1 7, 7 1 7, 11 1 11, 32, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 2 16, 2 1 2। तो 616 को मैं लिख सकता हूँ कैसे, 2 कितनी बार है, 3 बार, और 7 एक बार है, 11 एक बार है। उसके बाद यहाँ पर 32 देखो, 2 कितनी बार है, 5 बार, 2 कितनी बार है, 5 बार। HCF क्या होगा,
जो संख्या दोनों में है उसकी न्यूनतम घात। 2 की न्यूनतम घात कितनी है? 3। 2 को 3 बार गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। ठीक है, तो कितने टुकड़ी बनेगी? 8 बनेगी, जिसमें वो मार्च कर सकते हैं अधिकतम। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं। प्रश्नावली 1.4 कक्षा 10 गणित, बिहार बोर्ड के लिए, झारखंड बोर्ड के लिए। देखो, हमारे पास अगर कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तो नहीं बोल सकते कि अगर हमारे पास कोई संख्या है जो कि P/Q के रूप में है, P/Q यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में है, और हम बिना भाग किए हम बताना चाहें कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो हम कैसे बता सकते हैं बिना भाग के? तो उसके लिए एक सिंपल सा नियम है। यदि हर का गुणनखंड, यदि हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है, अगर नीचे वाला लो उसको गुणनखंड करो और हर का गुणनखंड करने पर 2 आता है गुणे में सिर्फ, चाहे वो कितनी बार में आए, 2 की पावर m रूप लिख दो। अगर सिर्फ 2 आता है, या सिर्फ अगर 5 आता है, या 2 और 5 दोनों आते हैं, चाहे वो कितनी ही बार क्यों ना हो, तो इसे बोलेंगे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप। इन तीनों स्थितियों में क्या होता है? इन तीनों स्थितियों में शांत होता है। इन तीनों स्थितियों में क्या होता है? शांत होता है। अगर सिर्फ 2 है, सिर्फ 5 है, या 2 या 5 दोनों है, तब तो शांत होगा। इनके अलावा कोई भी अगर अन्य संख्या आ जाती है तो अशांत हो जाता है। ठीक है, जैसे अन्य संख्या अगर आती है गुणनखंड में, कोई भी अन्य संख्या आएगी तो क्या हो जाएगी? अशांत। अन्य संख्या में क्या आ सकता है? 3 हो, ठीक है, 7 हो, 11 हो, कोई भी अन्य संख्या अगर आ जाती है तो क्या हो जाता है? अगर 2 भी है, 5 भी है, और उसके साथ कोई भी अन्य संख्या आ जाएगी तो अशांत होगी। जैसे 2 है, उसके साथ 3 आ गया तो क्या होगी? अशांत। अगर जैसे 5 है, अन्य संख्या 7 आ गई, 3 आ गई, तो क्या होगा? अशांत। ठीक है, 2 भी है, 5 भी है, और अन्य संख्या भी है, तो भी क्या होगा? अशांत। ठीक है, कि अन्य संख्या आने के साथ वो क्या हो जाती है? अशांत हो जाती है। ठीक, तो ये सिंपल से नियम याद रखिए। अगर हर का गुणन करेंगे, 2 आए सिर्फ, या 5 आए सिर्फ, या 2 और 5 दोनों आए, तो क्या होगा? शांत होगा। इसके अलावा कोई भी अन्य संख्या आएगी तो वो क्या होगा? अशांत। सिंपल सा नियम अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब हम आते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाला क्या है? अंश है। नीचे वाला क्या है? हर है। तो हम क्या करेंगे? हर का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, हर का क्या कर देंगे दोस्तों? गुणनखंड कर देंगे। क्या है? 3 1 2 5 है, गुणनखंड करो। तो ये क्या बोल रहा है? 5 है ना, 5 से घटेगा एक स्थान पर। 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, 5 बजे 25, 5 कम 5। तो देखो, 3 1 2 5 को मैं कैसे देख सकता हूँ? 5 कितनी बार है? 5 बार है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 5 की पावर m का रूप है, इसलिए 13/3 1 2 5 का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? शांत होगा। उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अगर बट्टे में सिर्फ 2 आए, सिर्फ 5 आए गुणे में, या 2 और 5 दोनों आए, तो क्या होता है?
शांत होता है। दूसरे वाले में आ जाओ, सेम चीज़ें देखो। हर का गुणनखंड करने पर जब हम हर का गुणनखंड करेंगे 8, तो क्या होगा? 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3, है ना? यानी कि ये किस रूप में? 2 की पावर m रूप में है। ठीक है, तो 17/8 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत। अगर सिर्फ 2 आता है तो भी शांत होता है। नीचे वाला हर का गुणनखंड करने पर 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 1 कम 5, 7 से कटेगा, 7 1 कम 7, 7 3 21, 13 1 कम 13। चूंकि, ठीक है, चूंकि हर का गुणनखंड क्या है? इसमें हर के गुणनखंड में 5 है, 7 है, 11 है। 7 और 11 क्या है? अन्य संख्या है। तो क्या लिखेंगे? चूंकि हर का गुणनखंड, मना करने का तरीका क्या है? चूंकि हर का गुणनखंड 2 की पावर 5 × 5 की पावर n का रूप नहीं है। लिखने का तरीका ऐसे होगा, ठीक है, रूप नहीं है, यानी कि 64/455 क्या होगा? ये अशांत होगा। ये क्या है दोस्तों? अशांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 1600 दिख रहा है आपको? कट जाएगा, यहाँ लिखोगे हर का गुणनखंड करने पर। सो यहाँ से देखो 1600 है, 2 8 16, 0, 2 चौको 8, 0 0 लग गया, 2 दूनी 4, 0 0, 2 1 कम 0 0, 2 5 10, 0, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 5 10, 5 बचे 25, 5 1 कम 5। ठीक है, चूंकि 1600 को लिख सकते हैं हम, 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है, और 5 कितनी बार है? 2 बार है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? चूंकि हर का गुणनखंड 2 की पावर m, 2 और 5 दोनों में 5 की पावर n का रूप है, इसलिए जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है ना? नेक्स्ट में आ जाओ, 29/343। हर का गुणनखंड करने पर 343 है, गुणनखंड करो, 7 से कटेगा, 7 चौको 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 कम 7। 7 कितनी बार है? 3 बार। 7 क्या है बच्चों? ये एक अन्य संख्या है। अन्य संख्या आने पे क्या होता है? दशमलव प्रसार अशांत होता है। लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड 2 × 5, 5 × n का रूप नहीं है, इसलिए 29/343 का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? वो होगा अशांत। ठीक है, क्योंकि अन्य संख्या आ गई है,
अन्य संख्या आने पे क्या होता है, दशमलव प्रसार अशांत होता है। नेक्स्ट शानदार। अब गुणनखंड पहले से ही करके रखा है, 2 है और 5 है, तो क्या होगा, शांत होगा। चूंकि हर का गुणनखंड 2 की पावर 3 टू 5 की पावर 2 का रूप 2 की पावर m टू 5 की पावर n का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार होगा, वो क्या होगा, वो शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। देखो इसमें 2 है 5 है, लेकिन इसमें एक साथ क्या आ गया, अन्य संख्या है, और अन्य संख्या आने पे क्या होता है, अशांत होता है। ठीक है, चूंकि हर का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप नहीं है, इसलिए 129 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5 ये क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, ये क्या होगा, अशांत होगा। ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटू सा लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लंबा चौड़ा भाग देने के लिए मना किया, लेकिन छोटा मोटा आप काट सकते हो। कई बच्चे क्या करते हैं, 15 का गुणनखंड करते हैं, 3 ही बचे 15, 5 कम 5, तो वो सोचते हैं कि 15 में 3 गुणा 5 3 आ गया है, तो ये क्या होगा, अशांत होगा। सोच रहे हो ना आप, नहीं ये शांत है, क्योंकि ये हाथी का दांत है। हाथी का दांत दिखाने का कुछ, खाने का कुछ होता है। 3 ही बचे 15, 3 दूनी 6। एक्चुअली ये जो संख्या है वो 2/5 है। ठीक है, 5 की घात क्या है, यहाँ पर एक ही है, क्योंकि हर का गुणनखंड 5 की पावर m का रूप है, यानी कि 2/5। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसलिए ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो प्रश्न है इसको भी थोड़ा हल कर सकते हो। 5 कम 5 0, 5 7 35, 10 है ना। हर का गुणनखंड करने पर 10 का जब आप गुणनखंड करोगे 2 पंजे 10, 5 कम 5, क्योंकि हर का गुणनखंड देखो 10 का गुणनखंड किया 2 और 5 आएगा, क्योंकि हर का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप है, इसलिए 7/10 का जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, शांत होगा। इसमें देखो काट सकते हैं, 7 या 21 0, 7 कम 7 7 कम 7, हर का गुणनखंड करो, तीस, 3 ढाई 30, 2 पंजे 10, 5 कम 5, इसमें 2 है 5 है 3 है, 3 क्या है, अन्य संख्या। 2 और 5 तो, लेकिन इसके साथ साथ क्या आ गया, अन्य संख्या आ गया, यानी कि क्या होगा, अशांत होगा। क्योंकि हर का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा बच्चों, ये होगा अशांत। ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देखिए। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्नावली 4 का, और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, मैंने ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, जाके देख सकते हैं।
क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है तो रिवीजन के हिसाब से ही मैं करा रहा हूँ। बाकी अगर आपको पूरी प्रश्नावली देखनी है, हर एक क्वेश्चन हर एक उदाहरण देखना है, तो लिंक्स मैंने डाल दिए डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। कल हमारी चैप्टर नंबर 2 वन शॉट रिवीजन वीडियो भूपद की अपलोड हो जाएगी, ठीक है। बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जो है एक बार ज़रूर चेक करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस ज़रूर करें। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए मुझे कमेंट करके बताएं, और आपका बोर्ड एग्जाम में कितना % लाने का टारगेट है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।